हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये पेपर 1 की क्लास है और ये नया टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट चल रही है और आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ रिसर्च एथिक्स। आज हम देखेंगे कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, सेकेंडली उसके प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, फिर हम एथिकल इश्यूज देखेंगे रिसर्च में कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन, उसके बाद मैकेनिज़म्स टू इंश्योर एथिक्स और लास्ट में चैलेंजेस इन रिसर्च एथिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च एथिक्स क्या होती हैं। रिसर्च एथिक्स का मतलब है वो मॉरल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए गाइड करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि आपका रिसर्च इंटेग्रिटी के साथ हो, फेयर हो और सब स्टेक होल्डर जैसे कि पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर और सोसाइटी के लिए रिस्पेक्टफुल हो। यानी रिसर्च करते वक्त आपको मॉरली और एथिकल रिस्पॉन्सिबल होना है। ये रिसर्च मेथडोलॉजी का एक क्रिटिकल पार्ट है। एथिक्स के बिना रिसर्च रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और अगर हम कॉज करते हैं तो वो नॉलेज के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। एथिक्स इंश्योर करता है कि आपको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिसर्च एथिक्स, इसका मीनिंग क्या है। रिसर्च एथिक्स में वो मॉरल स्टैंडर्ड और रूल्स आते हैं जो रिसर्चर्स को गाइड करते हैं जब वो अपना स्टडी डिज़ाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। यानी हर स्टेप पे आपको एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहना है। अब हम देखते हैं कि वाई रिसर्च एथिक्स मैटर्स, कि ये रिसर्च एथिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो, साइंटिफिक इंटेग्रिटी मेंटेन करो, मतलब रिसर्च क्रेडिबल हो और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। ये 3 चीज़ें रिसर्च एथिक का बेस हैं। अब हम रिसर्च एथिक्स की डेफिनेशन क्या है। जनरल डेफिनेशन में रिसर्च एथिक्स का मतलब है एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करना ताकि रिसर्च रिस्पॉन्सिबल हो और पार्टिसिपेंट, रिसर्चर या सोसाइटी को कोई हार्म ना हो। ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। ऑपरेशनल डेफिनेशन के हिसाब से एपीए कहता है कि रिसर्च एथिक्स में 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं: रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिसेंस और जस्टिस। ये प्रिंसिपल हर रिसर्च एक्टिविटी पे अप्लाई होते हैं। इनको आगे डिटेल में देखेंगे। एथिक्स का पर्पस है कि पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करना, रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इंश्योर करना और पब्लिक का ट्रस्ट रिसर्च में मेंटेन करना। अगर पब्लिक का ट्रस्ट टूट गया तो रिसर्चर का कोई वैल्यू भी कम हो जाता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस। अब क्यों इम्पोर्टेंट है रिसर्च एथिक्स। पहला है कि ये ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट को हार्म या एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। यानी आपके रिसर्च में कोई भी पार्टिसिपेंट, चाहे इंसान हो या एनिमल हो, वो नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ये रिसर्च हमेशा इंश्योर करता है कि रिसर्च फाइंडिंग ट्रस्टवर्थी और रिप्रोड्यूसिबल हों, मतलब आपके रिजल्ट पे भरोसा किया जा सके और दूसरे रिसर्चर इनको रेप्लिकेट कर सकें। नेक्स्ट वन इज़, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, तीसरा है मिसकंडक्ट से बचाता है, जैसे प्लगैरिज्म या डाटा फैब्रिकेशन से। ये दोनों रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। चौथा है कि ये रिसर्च को सोसाइटल वैल्यूज़ और लीगल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करता है। यानी आपका रिसर्च सोसाइटी के नॉर्म्स और लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स के कोर प्रिंसिपल हैं जो एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेमवर्क देते हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि कौन सा डिसीजन एथिकली सही है। ये प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल गाइडलाइन से आते हैं, जैसे डेक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की
मेडिकल रिसर्च के लिए बेलमोंट रिपोर्ट, जनरल रिसर्च एथिक्स के लिए ये ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं। अब हम प्रिंसिपल्स पे आते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। इसमें इंडिविजुअल को ऑटोनोमस एजेंट माना जाता है, यानी वो अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं और उनको इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने का मौका देना चाहिए। इसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट को रिसर्च का पर्पस, प्रोसीजर, रिस्क और बेनिफिट क्लियर समझाना चाहिए ताकि वो विलिंगली पार्टिसिपेट करें। वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे बच्चे या प्रिजनर के लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड चाहिए। इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो इजीली एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट को लर्निंग आउटकम के स्टडी के लिए कंसेंट फॉर्म देती हो जिसमें रिसर्च का पूरा डिटेल होता है ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़ बेनिफिसेंस। ये दूसरा प्रिंसिपल है। इसमें आप बेनिफिट्स मैक्सिमाइज़ करते हो और पार्टिसिपेंट या सोसाइटी को हार्म मिनिमाइज़ करते हो, यानी रिसर्च का इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। रिसर्चर को फिज़िकल, साइकोलॉजिकल या सोशल रिस्क असेस करने होते हैं और इंश्योर करना होता है कि ये रिस्क पोटेंशियल बेनिफिट से कम हो, यानी फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के स्टडी में ये इंश्योर करने के लिए कि पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रेस ना हो, जैसे सेंसिटिव क्वेश्चन अवॉइड करके। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़ जस्टिस एंड फेयरनेस। ये फेयरनेस इंश्योर करता है पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन में और रिसर्च के बेनिफिट और बर्डन के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कोई भी ग्रुप अनफेयरली बर्डन नहीं उठाना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और एलिजिबल पार्टिसिपेंट को बिना जस्टिफिकेशन के एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, एजुकेशनल असेस के स्टडी में डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स को इंक्लूड करना ताकि बायस ना हो और रिज़ल्ट इंक्लूसिव हो। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़ इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है, यानी आपको रिसर्च में सच्चाई से काम करना है। इसमें मेथड्स, डाटा और फाइंडिंग्स को एक्यूरेटली रिपोर्ट करना होता है, बिना फैब्रिकेशन डाटा बनाने या फॉल्सिफिकेशन डाटा मैनिपुलेट करने के। एग्जाम्पल, एक स्टडी में सारे डाटा सोर्सेज डिस्क्लोज करना, चाहे लिमिटेशन हो या नेगेटिव रिजल्ट, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। पांचवा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड और प्राइवेसी। ये पार्टिसिपेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है और यहाँ एनोनिमिटी प्रॉमिस की है उसको इंश्योर करता है, यानी पार्टिसिपेंट्स का डाटा सेफ रहना चाहिए। सिक्योर डाटा स्टोरेज और एनोनिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, जैसे डाटा को इनक्रिप्ट करना। एग्जाम्पल, सर्वे रिस्पॉन्सेस को इनक्रिप्टेड फाइल्स में स्टोर करना ताकि स्टूडेंट को आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो। अब हम देखते हैं कि एथिकल इश्यूज इन रिसर्च की कौन कौन से आते हैं। अब हम देखते हैं कि एथिकल इश्यूज जो रिसर्च प्रोसेस में आते हैं, स्पेशली जब ह्यूमन या एनिमल सब्जेक्ट, डाटा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। सबसे पहले है इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस। पहला इशू है ये, पार्टिसिपेंट को वॉलंटरी एग्री करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको स्टडी का पर्पस, प्रोसीजर, रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में फुली इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कंसेंट को हर्षण फ्री होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जैसे साइंड कंसेंट फॉर्म के थ्रू। एग्जाम्पल, ऑनलाइन लर्निंग में केस स्टडी में रिसर्चर को पार्टिसिपेंट को बताना होगा कि उनका डाटा कैसे यूज़ होगा और उनका कंसेंट लेना होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। ये नेक्स्ट इश्यू है। रिसर्चर को पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटीज़ और सेंसिटिव डाटा प्रोटेक्ट करना होगा।
यह प्राइवेसी के लिए क्रिटिकल है। एनोनिमिटी का मतलब है कि रिस्पॉन्सेज से कोई आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन लिंक ना हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि अनआइडेंटिफाइएबल डाटा तक लिमिटेड एक्सेस हो। एग्जाम्पल, टीचर स्ट्रेस के क्वालिटेटिव स्टडी में सीडोनियम्स यूज़ करना ताकि आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो। नेक्स्ट इज़ प्लगैरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये तीसरा इशू है। रिसर्चर को ओरिजिनल ऑथर को आइडियाज़, डाटा या टेक्स्ट के लिए क्रेडिट देना होगा प्रॉपर साइटेशन के थ्रू। प्लगैरिज्म यानी बिना एट्रीब्यूशन के कॉपी करना, ये दूसरों के काम क्लेम करना एथिकल स्टैंडर्ड वायलेट करता है। एग्जाम्पल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिटरेचर रिव्यू में APA स्टाइल में सोर्सेज साइट करना। नेक्स्ट इज़ डाटा इंटीग्रिटी एंड मैनेजमेंट। ये चौथा इशू है। फैब्रिकेशन मतलब डाटा बनाया और फॉल्सिफिकेशन मतलब डाटा मैनिपुलेट किया या सेलेक्टिव रिपोर्टिंग रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करता है। रिसर्चर को सारे फाइंडिंग्स रिपोर्ट करने होते हैं, चाहे नेगेटिव हो या अनकंक्लूसिव हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। एग्जाम्पल, सर्वे रिजल्ट को एक्यूरेटली रिपोर्ट करना, चाहे वो हाइपोथेसिस के अगेंस्ट क्यों ना हो। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग हार्म एंड रिस्क। पांचवा इशू है हार्म और रिस्क मिनिमाइजेशन। रिसर्चर को फिजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल रिस्क असेस करने होते हैं और उनको मिटिगेट करना होता है। एग्जाम्पल, मेंटल हेल्थ के स्टडी में सेंसिटिव क्वेश्चन अवॉइड करना ताकि इमोशनल डिस्ट्रेस ना हो। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये चौथा इशू है। रिसर्चर को कोई भी फाइनेंशियल, पर्सनल या प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोज करने होते हैं जो स्टडी को बायस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर को एडटेक कंपनी फंड करती है तो उसके ये डिक्लेयर करना होगा जब वो उसके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी स्टडी करे। नेक्स्ट वन इज़ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। सातवां इशू है एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल रिसर्च में एथिकल गाइडलाइंस जैसे 3 Rs कौन सी है? रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट इंश्योर करते हैं कि मिनिमल हार्म हो और ह्यूमन ट्रीटमेंट हो। एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल रिसर्च में जहाँ पॉसिबल हो एनिमल टेस्टिंग की बजाय कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। ये आठवां इशू है। रिसर्च में पार्टिसिपेंट के कल्चरल, रिलीजियस और सोशल नॉर्म्स का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, सर्वे क्वेश्चंस को डाइवर्स स्टूडेंट ग्रुप के लिए कल्चरली अप्रोप्रिएट बनाया जाए। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन कि कैसे रिसर्च एथिक्स हैं जो हायर एजुकेशन में अप्लाई होते हैं। हायर एजुकेशन में रिसर्च एथिक बहुत रेलिवेंट है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन रिसर्च करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एथिकल रिव्यू बोर्ड। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये पहला एप्लीकेशन है। IRB या एथिकल कमेटी रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू करते हैं ताकि एथिकल स्टैंडर्ड को कॉम्प्लायंस हो। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी IRB स्टूडेंट मेंटल हेल्थ को स्टडी को इम्प्रूव करते हैं जब इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो। नेक्स्ट आता है रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ये दूसरा एप्लीकेशन है ह्यूमन सब्जेक्ट वाला रिसर्च। ये एजुकेशनल, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस में कॉमन है, जहाँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी के स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, टीचिंग मेथड के स्टडी में स्टूडेंट से कंसेंट लेना और उनके एकेडमिक डाटा को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट पे आती है थीसिस एंड डिसर्टेशन राइटिंग। तीसरा एप्लीकेशन है थीसिस और डिसर्टेशन राइटिंग। स्टूडेंट को एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, सोर्स साइट करना, डाटा कलेक्ट करना और फाइंडिंग्स रिपोर्ट करना। एग्जाम्पल, थीसिस में ओरिजिनलिटी इंश्योर करने के लिए
टुर्निटिन जैसे प्लगैरिज्म डिटेक्शन टूल्स यूज़ करना। नेक्स्ट जो आता है पब्लिकेशन एथिक्स, ये चौथा प्रिंसिपल है। जर्नल एथिकल कॉम्प्लायंस मांगते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या को-ऑथरशिप एग्रीमेंट डिस्क्लोज करना। एग्जाम्पल, एजुकेशन जर्नल्स में आर्टिकल सबमिट करना प्रॉपर साइटेशन और डाटा ट्रांसपेरेंसी के साथ। नेक्स्ट आता है ओपन साइंस एंड डाटा शेयरिंग, ये पांचवा प्रिंसिपल है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी जैसे फिग शेयर में डाटा एथिकली शेयर करना ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, लेकिन पार्टिसिपेंट प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी होती है। एग्जाम्पल, एजुकेशनल स्टडी के एनोनिमाइज्ड डाटा सेट्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना। अब हम देखेंगे मैकेनिज़्म टू इंश्योर एथिक्स। अब देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज़्म इंश्योर करता है कि रिसर्च एथिकल हो। हायर एजुकेशन में कई मैकेनिज़्म और गाइडेंस एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस इंश्योर करते हैं। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़। पहला मैकेनिज़्म है ये, यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल गाइडलाइंस बनाती हैं। एग्जाम्पल, यूजीसी के गाइडलाइंस इंडियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च इंटीग्रिटी के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ एथिकल गाइडलाइंस एंड कोड्स। इसको 3 देखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में नंबर 1 पे आता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक गाइडलाइंस। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोड्स एंड थर्ड इज एग्जाम्पल रिव्यूअर्स चेकिंग। दूसरा मैकेनिज़्म है एथिकल गाइडलाइंस और कोड्स। इंटरनेशनल कोड्स जैसे डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, मेडिकल रिसर्च या बेलमोंट रिपोर्ट एथिकल फ्रेमवर्क देते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोड्स जैसे कि APA के एथिकल प्रिंसिपल फॉर साइकोलॉजिस्ट सोशल साइंस रिसर्च को गाइड करते हैं। नेक्स्ट बेसिकली है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तीसरा मैकेनिज़्म है ट्रेनिंग और एजुकेशन। रिसर्च मैथोडोलॉजी कोर्सेज जैसे कि स्वयं या MOOC में एथिक्स के मॉड्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल, स्वयं के रिसर्च मैथोडोलॉजी कोर्स जो एथिकल डाटा कलेक्शन सिखाता है। नेक्स्ट बेसिकली है प्लगैरिज्म डिटेक्शन टूल्स। चौथा मैकेनिज़्म है प्लगैरिज्म डिटेक्शन टूल्स जैसे टुर्निटिन, ग्रामरली या प्लगैरिज्म डिटेक्ट करते हैं और प्रॉपर साइटेशन इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्चर्स जर्नल सबमिट से पहले टुर्निटिन यूज़ करते हैं ओरिजिनलिटी वेरीफाई के लिए। नेक्स्ट आता है पीयर रिव्यू प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पांचवा मैकेनिज़्म है पीयर रिव्यू। जर्नल्स में पीयर रिव्यू मैथोडोलॉजी और रिपोर्टिंग में एथिकल कॉम्प्लायंस इंश्योर करता है। एग्जाम्पल्स, रिसर्च रिव्यूअर्स स्टडी परफॉर्मेंस के स्टडी में एथिकल डिस्क्लोजर चेक करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चैलेंजेस इन रिसर्च एथिक्स। पहला चैलेंज आता है प्रेशर टू पब्लिश। एकेडमिक प्रेशर की वजह से एथिकल लैप्सेस हो सकते हैं, जैसे डाटा मैनिपुलेशन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ नेविगेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें 3 आते हैं, ग्लोबल रिसर्च, मल्टीकल्चरल रिसर्च चैलेंजेस और नेक्स्ट आता है डाइवर्स एथिकल नॉर्म्स। ग्लोबल या मल्टीकल्चरल रिसर्च में डाइवर्स एथिकल नॉर्म्स को नेविगेट करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड ओपननेस। डाटा शेयर करना ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करनी होती है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। ये चौथा चैलेंज है। अंडर फंडेड इंस्टीट्यूशन में एथिक्स ट्रेनिंग या रिव्यू बोर्ड तक लिमिटेड असेस होता है। सेकेंड आता है इसमें एथिक रिव्यू बोर्ड। ये अंडर फंडेड इंस्टीट्यूशन हैव इशू अ बोर्ड हैविंग रिव्यूड एथिकली। और इसमें आता है अंडर फंडेड इंस्टीट्यूशन है लैक ऑफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर एथिक्स ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ रिसर्च। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे कि आपको पता ही है कि कौन कौन सी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं।
जैसे कि एथिकल कंसर्न इन एआई का यूज़ हो रहा है, बिग डाटा एथिक्स हैं, जेनेटिक रिसर्च एथिक्स हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई, बिग डाटा या जेनेटिक रिसर्च में एथिकल कंसर्न के लिए इवॉल्विंग गाइडलाइंस चाहिए ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। ये था आज का रिसर्च एथिक्स का इन डेप्थ रिव्यू। ये प्रिंसिपल्स और मैकेनिज़्म आपके रिसर्च को रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल बनाते हैं। हर स्टेप पे एथिक्स को ध्यान रखो, चाहे डाटा कलेक्शन हो, चाहे रिपोर्टिंग हो या पब्लिकेशन हो। आज का सेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा, जिसमें हमने रिसर्च प्रोसेस देखा है, रिसर्च के एथिक्स देखे हैं, उसके प्रिंसिपल्स देखे हैं, चैलेंजेस देखते हैं। आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा पेपर 1 का, फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।